हो जाता है वही। शुरू करें। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैसे अपन ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है वो पार्टनरशिप के अंदर पढ़ते हैं, और सेम वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ थोड़ा सा अपन जो है इसको, क्योंकि अलग से चैप्टर दे रखा है, तो अपन इसको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। क्या होता है गुडविल? एक इंटेंजिबल एसेट है, और वो हमें फायदा दिलाता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का। कि जो नॉर्मल प्रॉफिट जो कमा रही है कंपनियां इस इंडस्ट्री में, अगर आपका नाम है, गुडविल है, तो उसके इसके अंदर आप उससे ज़्यादा जो प्रॉफिट कमा पाओगे। कस्टमर बेस ज़्यादा हो सकता है, या प्राइस ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, किसी भी तरीके से आपका प्रॉफिट जो वो इंक्रीज करवाएगी आपकी गुडविल। होता क्या है, किस तरीके से कैलकुलेट होता है? तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट एज पर बुक्स ले लीजिए। ये जो भी साल है आपके, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये उनके म्यूचुअल जो भी डिसाइड करते हैं वो वाले। इसमें ध्यान रखिएगा, अगर कोई एबनॉर्मल ईयर है तो इसे कंसिडर ना करें। जैसे कि कोरोना वाला साल था जिसके अंदर सेल नहीं हुई थी, तो ऐसे कोई साल को जो आप कंसिडर नहीं करें, वो जो वो एबनॉर्मल ईयर के अंदर माना जाएगा। फिर इस प्रॉफिट एज पर बुक्स जो है, इस प्रॉफिट के अंदर कोई अगर एबनॉर्मल इनकम जो है वो ऐड हो रखी है, तो उसे क्या करेंगे, वापस हटाएंगे। तो हटाने के लिए अपन क्या कर देंगे, एबनॉर्मल एक्सपेंस और लॉसेज कर देंगे, ऐड कर देंगे हम। सॉरी सॉरी सॉरी, चाय उतर गई है लग रहा है भाई। ऐड कर देंगे, एबनॉर्मल एक्सपेंस और लॉसेज है तो, और अगर एबनॉर्मल गेन और इनकम है तो उसे वापस क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। समझ आ रही बात? कि भाई कोई ऐसा प्रॉफिट हो गया जो कि किसी पर्टिकुलर साल में तो हो गया, लेकिन फिर जो है वो वापस होने के चांसेस जो उसके नहीं है, तो उस केस के अंदर अपन क्या करेंगे, उसका एडजस्टमेंट कर देंगे। मतलब कि अगर ऐसी एबनॉर्मल इनकम ऐड हो रखी है तो अपन क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे। और अगर ऐसा कोई एबनॉर्मल एक्सपेंस है लेस हो रखा, तो उसको वापस ऐड कर देंगे। क्योंकि वो गुडविल की वजह से नहीं होता, वो कुछ सर्कमचांसेस की वजह से होता है। जैसे कि आग लग गई थी और जिसकी वजह से स्टॉक वगैरह जल गए थे, तो ये हर साल तो होगा नहीं। तो उस केस के अंदर इसका कोई लॉस जो है वो लिखा गया है, तो उसे वापस क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्योंकि गुडविल किसके बारे में बात करता है, गुडविल बात करता है नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में, कि भाई नॉर्मली आप कितना प्रॉफिट जो वो कमा रहे हैं। उसके अलावा सेकंड एडजस्टमेंट होगा, ऐड करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस और लॉसेज, लेस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और। सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होते हैं? ये 5 बात करता है, जो बात करता है 3 चीज़ों के बारे में, प्रायर पीरियड आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और उसके अलावा नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। इन 3 चीज़ों के बारे में बात करता है। तो वो कहता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो आइटम है जो कि एबनॉर्मल तो नहीं है, लेकिन उनका साइज जो वो क्या है, ऑर्डिनरी साइज से बहुत ज़्यादा है, और इस कारण हम उसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जिसका रिपीटेशन जो है वो वापस नहीं होने के चांसेस होते हैं, वो वापस रिपीट नहीं होता है। जैसे क्या हुआ, मान लीजिए अपना जो है वो क्या था कि मटके वगैरह सेल करने का जो अपना बिजनेस था। कोई आया फॉरेनर और उसने कहा कि ये क्या है, हमने कहा कि ये हमारा लोकल जो फ्रिज है, बिना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किए हुए ये पानी को ठंडा कर देता है, और इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी साथ में पानी के साथ डाल देता है। और इसका पानी अगर पी ले तो उसके बाद में जो आदमी को जो तृप्ति मिलती है, उसके बारे में क्या ही कहना।
और उसको अच्छा जो है वो बोतल के अंदर उतारा और वो मान गया और उसने कहा कि एक काम करो, इसकी प्राइस क्या है। हमने कहा कि देखो इलेक्ट्रिक जो है फ्रिज उसके जो है वो पड़ता है आपको नॉर्मली यही कोई 10-12 हज़ार का, और ये जो है वो बिल्कुल नेचुरल फ्रिज है और ये आपको सिर्फ और सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने ऐसे 5,000 क्वांटिटी का ऑर्डर जो वो दे दिया। तो ये क्या है, नॉर्मल है, हम सेल कर रहे हैं, इसी तरीके से सेल करते आ रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल बिजनेस है। लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये वापस रिपीट होने के चांसेस क्या है, ना के बराबर है। तो उस केस के अंदर जो क्या कहेंगे, हम उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहेंगे। तो ऐसा कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस या लॉस है तो वो हमारी गुडविल की वजह से नहीं होता है, वो तो चिपकाने पे बात है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस या लॉस जो है, तो उस केस के अंदर वो लेस हो रखा है तो उसे वापस ऐड कर दो, और अगर ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम लिखी गई है तो उसे वापस क्या कर दो, लेस कर दो। समझ पा रहे हो बात यहाँ तक की? उसके बाद में क्या करना है आपको, लेस इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब, हमने हमारे पास पैसा पड़ा था एक्स्ट्रा और हमने क्या कर दिया, उस पैसों से अडानी के जो है शेयर खरीद लिए। अब अडानी के शेयर खरीदे और उनके अंदर जो है उससे हमें कुछ इनकम रिसीव हुई, डिविडेंड या कुछ भी रिसीव हुआ। तो ये जो डिविडेंड वगैरह जो रिसीव हो रहा है, क्या इसमें हमारी गुडविल का कोई रोल है क्या? नहीं, इसमें अडानी की गुडविल का रोल है, हमारी गुडविल का कोई रोल नहीं। तो इस कारण क्या कहा गया कि जब आप गुडविल कैलकुलेट करते हो तो जो भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उससे होने वाली इनकम जो है वो भी आप हटा दीजिए, और जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हो तो वहाँ जितना पैसा आपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में कर रखा है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उतना पैसा जो वहाँ असेट साइड से भी हटा दीजिए। एक सेकेंड है ना। धन्यवाद। समझ पा रहे हो बात भाई यहाँ तक की? यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताइए। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक की क्लियर है भाई बातें। अब इसके बाद में एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो नॉर्मली पूछा जाने के चांसेस कम है, लेकिन क्योंकि अपन पूरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ही पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ का थोड़ा सा अपन एडजस्टमेंट इसका भी देख लेते हैं, ताकि इस चैप्टर में फिर कुछ भी बचे नहीं। उसके बाद में है एड या लेस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। मान लीजिए हम क्या कर रहे थे, पहले फीफो के हिसाब से जो वो इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे थे, और फिर अब हमने कहा कि लीफो के हिसाब से इन्वेंट्री का वैल्यू करेंगे, या लीफो के हिसाब से कर रहे थे और अब हमने कहा कि लीफो क्योंकि अलाउड नहीं है और इस वजह से हम क्या करेंगे, फीफो के हिसाब से इन्वेंट्री का वैल्यू करेंगे। तो अपन जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्या होता है, प्रॉफिट के अंदर ऐड होता है, और ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्या होता है, लेस होता है। अगर हम लीफो से अगर हम लीफो से फीफो की तरफ जा रहे हैं, हमने कहा कि लीफो की बजाय हम क्या करना चाहते हैं, फीफो के हिसाब से प्रॉफिट जो उसका वैल्यू करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक जो वो क्या होता है, प्रॉफिट के अंदर ऐड हो रखा होता है, तो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक एज पर लीफो, और वापस ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक एज पर लीफो। इसके साथ साथ अपने को पता है कि ओपनिंग स्टॉक जो वो क्या होता है, प्रॉफिट में से लेस होता है।
इस वजह से लेस हो रखा है, और उसको वापस क्या कर देंगे, जो गलत लेस हो रखा है उसको वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ आया क्या ये? एक बार देखो इसको आराम से। माइक टेस्टिंग 1 2 4 1 2 4, आवाज आ रही है भाई? बराबर आ रही है? देखो भाई, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। इधर क्लोजिंग स्टॉक है और इधर प्रॉफिट है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जब बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। समझ आ रही बात? क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इसके अगेंस्ट में अगर हम दूसरी बात करें ओपनिंग स्टॉक के साथ, तो ओपनिंग स्टॉक के केस में क्या होगा, अगर ओपनिंग स्टॉक जो है वो इंक्रीज होगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, प्रॉफिट जो है वो कम होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? ये बात समझ आई? क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, क्या मैं ये बात कहूँ कि क्लोजिंग स्टॉक जो प्रॉफिट के अंदर ऐड होता है और ओपनिंग स्टॉक जो प्रॉफिट के अंदर लेस होता है? क्या ये बात सही है भाई? प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स माइनस ओपनिंग और परचेज करेंगे, तो ये क्या होंगे, ऐड होंगे, मतलब कि ये प्रॉफिट में ऐड होंगे, और ये वाला जो क्या होगा, लेस होगा। अब अगर मान लीजिए हमने क्या किया, हम अभी तक जो है वो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन लिफो के हिसाब से कर रहे थे, और अब हमने कहा कि फीफो के हिसाब से अपन क्या करेंगे, इसको करेंगे। क्लियर है? तो उस केस के अंदर अपन क्या कर देंगे, लिफो वाला क्लोजिंग स्टॉक जो ऐड हो रखा है उसको लेस कर देंगे, और ओपनिंग स्टॉक जो भी लिफो के हिसाब से वो वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ओरिजिनली जो अपने को करना है, मतलब जिसको अपन करना चाहते हैं फीफो, तो उसके हिसाब से अपन कर देंगे। उसके बाद में चेंज इन टैक्स रेट, अगर क्वेश्चन कभी कहता है कि भाई टैक्स रेट पहले ये थी और अब जो वो ये होने वाली है, या गलत हमने जो है वो चेंज हुआ है या कुछ ऐसा रिवीजन हुआ है, तो उसका जैसा भी ट्रीटमेंट होगा वो अपन कर देंगे। भाई ओल्ड टैक्स रेट के हिसाब से अगर लेस हो रखा है तो उसको अपन क्या कर देंगे, टैक्स को वापस ऐड कर देंगे, और नई वाली जो टैक्स रेट है उसके हिसाब से अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे टैक्स का अमाउंट, कि भाई टैक्स जो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज हो गया। टैक्स में आप पढ़ते हैं कि दो चीजें होती है, एक तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब कि क्या होता है, बैक डेट से अगर कोई चेंज आ जाता है तो। नॉर्मली आता नहीं है, लेकिन अपन अकाउंटिंग में जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ते हैं तो ये चीज वो कवर करते हैं। और प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, अभी तक जो हुआ उसका जो है वो अपने को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी तक जो हुआ सो हुआ। अब जो है इससे आगे जो है ये वाली टैक्स रेट लगेगी। तो अगर कोई ऐसा हो तो उस केस के अंदर, तो हम अगर जैसे पुराने टैक्स रेट के हिसाब से है तो हम क्या कर देंगे, एड टैक्स एज पर ओल्ड टैक्स रेट। ओल्ड टैक्स रेट के हिसाब से जितना जो है बनता टैक्स बना हुआ था और जो लेस हो रखा है वो वापस ऐड कर देंगे, और जो नई टैक्स रेट है उसके हिसाब से अपन क्या कर देंगे, न्यू टैक्स रेट जो वो लेस करते हैं। समझ आ गया क्या ये बात?
जहाँ डाउट है वहाँ बता दीजिएगा ना। और उससे अलावा अगर कोई एरर और ओमिशन है तो उसको जो है वो एडलेस कर दीजिएगा। क्लियर है ये? क्लियर है ये यहाँ तक की बातें? यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जितने भी साल हैं उनके प्रॉफिट जो है उनको एक बार जी भर के देखेंगे। और फिर देखने से पता चलेगा ये प्रॉफिट या तो इन ट्रेंड हो सकते हैं या नॉट इन ट्रेंड हो। इन ट्रेंड मतलब या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। ठीक है, या तो प्रॉफिट जो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल जो है वो मैं, हाँ, अपवर्ड या डाउनवर्ड एग्जांपल जो अपन ने नोट्स में लिखा है मैं वही लिख देता हूँ ना। जैसे कि 2000, 2001, 2002, 2003 और 2004। इनका प्रॉफिट है 10,000, 10, 12, 15, 18, 20, 10, 12, 18, 15, सॉरी 15, 18, 20, 15,000, 18,000 और 20,000। तो वो कहते हैं कि अगर ट्रेंड में है ना तो आप दो तरीके से एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली एक ही तरीका पढ़ा जाता है, लेकिन तरीके इसके दो है। एक तो है ट्रेंड इक्वेशन जिसे अपन रिग्रेशन इक्वेशन के नाम से जानते हैं वो, और एक जो है वो आपका वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज अपन जानते ही हैं, उसके अंदर क्या कर देंगे अपन, वेट दे देंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। 10,000 इंटू एक 10,000, 12 दूना 24, 15 45, 18 का नहीं आता है, 18 इंटू 4 72, और ये हो गया 1,00,000। 10 प्लस 24 प्लस 45 प्लस 72 प्लस 100, 2,51,000। और ये कितना हो गया, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 15। तो वेटेड एवरेज कितना हो जाएगा? और ये मैं थोड़ा जल्दी इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अपन ने अच्छे से पढ़ रखा है ना, डिवाइडेड बाय 15। अगर कहीं आपको लगे कि डाउट आ रहा है तो बता दीजिएगा। 16,733। ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड है जो कि कुछ एक बुक्स के अंदर ही दे रखा है, कॉलेज वाली एक दो बुक्स के अंदर दे रखा है, तो अपन उसको भी जो डिस्कस कर लेते हैं।
यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ये जो है ट्रेंड इक्वेशन क्या कहता है कि ये जो है प्रॉफिट आपका क्या काम करेगा, एक्स का काम करेगा, और ये जो है आप इसके लिए सॉरी प्रॉफिट जो वो वाई का काम करेगा, और आपको एक्स लिखना है। एक्स कैसे लिखना है, अगर जैसे 4 साल है तो वो क्या कहता है कि आप -1.5 -0.5 और प्लस के 0.5 और प्लस के 1.5, रिग्रेशन इक्वेशन वगैरह में अपन ये पढ़ते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर 5 साल है तो आप कैसे लिख दोगे, -2 -1 0 1 2। अगर जैसे 6 साल है तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, -2.5 -1.5 -0.5 प्लस के 0.5 और प्लस के 1.5 और प्लस के 2.5। इस तरीके से आप क्या करोगे, एक्स लिख दोगे। ये एक्स लिख दोगे ना, समझ आ गई ना बात ये भाई। अगर ये विषम संख्या है तो बीच वाला जो जीरो और उससे ऊपर जो माइनस माइनस चलते जाइए, और नीचे जो है वो प्लस प्लस चलते जाइए एक एक बढ़ाते हुए। लेकिन अगर सम संख्या है तो उसके इसके अंदर जीरो नहीं आएगा, बीच में जो बीच वाली जो वैल्यू है दो, वो एक -0.5 आएगी और एक प्लस का 0.5 आएगी। फिर ऊपर जो माइनस माइनस एक एक बढ़ाते जाना, और नीचे जो प्लस प्लस बढ़ाते जाना। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ तक में कोई डाउट हो तो, डाउट आए तो बताते रहिएगा ना। उसके बाद में आपको एक तो एक्स वाई कैलकुलेट करना है और एक एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। सर करना क्या चाह रहे हैं, करना वही चाह रहे हैं, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो होता है ना, रिग्रेशन इक्वेशन वाली जो, वो अपन सेम करना चाहते हैं। तो 10,000 इंटू -2 कितना हो गया, -20,000 माइनस के 12,000। वैसे इसके पूछे जाने के चांसेस कम है, पर आपको पता होना चाहिए ना। और ये 40,000। एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 1 0 1 4, ये हो गया आपका 18,000 प्लस 40,000 माइनस 32,000, ये हो गया 26,000। और उसके अलावा ये हो गया 4 + 1 प्लस सॉरी 5 + 5 जो हो 10। अब इसमें जो है ए और बी जो है वो अपन जानते हैं इस रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ए जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, सिग्मा वाई अपॉन एन, और बी जो है वो कैलकुलेट होगा सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा वाई कितना है, पूरा होने के बाद समझ आ जाएगा ना, ये इसकी चिंता नहीं करें। सिग्मा वाई कितना है, ये रहा सिग्मा वाई, 10,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000, ये है आपका। एक बार इसको पूरा होने के बाद वापस रिवाइज करेंगे तो समझ आ जाएगा। 75,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम कितने, 5 साल थे, डिवाइडेड बाय 5, 15,000। और उसके बाद में सिग्मा एक्स वाई कितना है, 26,000 और डिवाइडेड बाय ये 10, कितना हो गया 2600। वो कह रहा है कि फिर आप जो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करो। आप क्या करो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करो। हमने कहा कितने साल का, उन्होंने कहा जितने का आपका मन हो। जैसे कि अपने को 2 साल 3 साल का कर लेते हैं, 2005 का, 2006 का, 2007 का, 3 साल का अगर करें तो क्या है इक्वेशन, ए प्लस बी एक्स। ए कितना है, 15,000 है, प्लस 2600 इंटू, अब यहाँ पर बी तो आ गया, अब एक्स कितना होगा देखो, 2004 का 2 है तो 2005 का कितना होगा 3, 2006 का कितना होगा 4, और 2007 का कितना होगा 5। तो 2600 इंटू 3 और 15,000 प्लस 2600 इंटू 4 और 15,000 प्लस 2600 5। तो 2600 इंटू 3 प्लस 15,000, ये हो गए 22,800।
प्लस 2600 ये हो गया 25,400 और प्लस 2600 ये हो गए 28,000। और ये कहता है कि इसका क्या कर दो, सिंपल एवरेज जो कैलकुलेट कर दो। सिंपल एवरेज कितना हो जाएगा, 22,800 प्लस 25,400 प्लस 28,000 डिवाइडेड बाय 3। 25,400 ये आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा। एक बार इसको वापस पूरा शुरू से देखिए। देखो ट्रेंड इक्वेशन क्या कहता है कि आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए किसके हिसाब से, रिग्रेशन इक्वेशन के हिसाब से। तो हमने कहा वो कैसे कैलकुलेट करें, तो उन्होंने कहा कि कितने सालों का है उसके हिसाब से आपको पता करना है। प्रॉफिट आपका क्या काम करेगा, वाई का काम करेगा, और एक्स जो आपको पता करना है। हमने कहा एक्स कैसे पता करेंगे, तो उन्होंने कहा 3 साल है तो -1 0 और +1 हो जाएगा। 4 साल है तो -1.5 -0.5 +0.5 और +1.5 हो जाएगा। अगर 5 साल है तो -2 -1 0 +1 और +2 इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या कर दीजिएगा, एक्स वाई कैलकुलेट कर दीजिएगा और एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर दीजिएगा। रिग्रेशन इक्वेशन, क्योंकि आप जानते हो कि भाई y इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी एक्स है। तो यहाँ पर जो है पहले ये दो कांस्टेंट वैल्यू है a और b, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिग्मा y अपॉन एन, और b जो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। इस हिसाब से अपन कैलकुलेट कर देंगे। फिर आगे 3 साल 2 साल जितने साल का क्वेश्चन देखे दे आपको, उतने का आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर दीजिए इसी इक्वेशन के हिसाब से। a प्लस बी एक्स, एक्स जो है वो 2004 तक जो कितना हो गया था, 2 हो गया था, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसका क्या कर दीजिएगा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर दीजिए। इस टेस्ट में अगर रिग्रेशन इक्वेशन नहीं देख रखी है या नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा बहुत इसमें जो है वो कन्फ्यूजन आ सकता है। बाकी स्टेट्स अगर कर रखी है तो उस केस के अंदर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। ये वाला पॉइंट समझ आया क्या, बताइए भाई। क्लियर है। इसके बाद में ये करने से आपको क्या मिल जाएगा, कोई भी तरीके से हो सकता है ना, चाहे आप वेटेड एवरेज से करते हैं, और अगर नॉट इन ट्रेंड है तो सिंपल एवरेज ही करना है, तो वेटेड एवरेज से करो, चाहे ट्रेंड इक्वेशन से करो या सिंपल एवरेज से करो, जिससे भी करो आपको क्या मिलेगा अल्टीमेटली यहाँ पर, ये एवरेज प्रॉफिट जो वो मिल जाएगा। ठीक है। फिर इस एवरेज प्रॉफिट के अंदर क्या है, अब गुडविल जो है वो कैलकुलेट किसके लिए होती है, गुडविल हम कह रहे हैं कि भाई ये हमें नॉर्मल से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करेगा। जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैलकुलेट करने में हमारी मदद करेगा। इसका मतलब क्या है, हम प्रॉफिट कौन सा देखना चाह रहे हैं, फ्यूचर का प्रॉफिट देखना चाह रहे हैं। तो उस केस के अंदर अगर फ्यूचर के अंदर कोई भी चीज़ें जो है वो चेंज होने वाली है तो उसको अपन क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। और उसके अलावा गुडविल जब कैलकुलेट करते हैं तो उस केस के अंदर कुछ नॉशनल चीज़ें जो है उनको भी कंसिडर किया जाता है। जैसे ओनर जो है वो पूरे दिन दुकान के अंदर बैठा रहता है, और मान लीजिए उसकी जो स्किल है उसके हिसाब से उसकी जो सालाना सैलरी बनती है 1 लाख रुपए का, तो उसको भी अपन क्या करेंगे, गुडविल की कैलकुलेट करने में, गुडविल की कैलकुलेशन के अंदर कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल अकाउंटिंग अकाउंटिंग जो है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है उसके हिसाब से नहीं कर रहे हैं। अपन कह रहे हैं कि नॉर्मल से कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो नॉर्मली ओनर वहाँ बैठा है, इस वजह से उसको, क्योंकि वो ओनर है उस वजह से वो प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है, सैलरी नहीं दे रहे हैं। बाकी एक्चुअल के अंदर तो सैलरी देनी पड़ती। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक तो फ्यूचर के अंदर जो भी एक्सपेक्टेड है वो चीज़ें हटाएंगे, और बाकी एक जो भी रीजनेबल जो भी खर्चे या रीजनेबल जो भी इनकम है उनको भी अपन क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो उसमें जो है सबसे पहले आएगा, जैसे इसमें से लेस करेंगे फेयर रेमुनरेशन ऑफ ओनर। अगर ओनर का कुछ फेयर रेमुनरेशन बनता है तो वो अपन लेस करेंगे कि भाई अपन ने कहा कि जैसे अपन 3 लाख रुपए हम हर साल के कमा रहे हैं, ठीक है,
हमने कहा 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो उन्होंने कहा 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, बाकी इसमें जो आपने सैलरी नहीं लिखी है, आपका मालिक पूरे दिन दुकान के अंदर बैठता है, तो उसकी 50,000 रुपए की तो उसकी सैलरी बनती है। तो आप एक्चुअल के अंदर तो कितना कमा रहे हैं, 2.5 लाख रुपए ही कमा रहे हैं। समझ आ रही बात? तो क्या करेंगे, अगर कोई ओनर है और वो वहां पर टाइम दे रहा है, तो उसका जो फेयर रेमुनरेशन है वो क्या करना पड़ेगा, अपने को लेस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में लेस करेंगे, पहले ऐड कर लेते हैं एक्सपेक्टेड सेविंग इन एक्सपेंस। आने वाले समय में कोई खर्चे या कोई नुकसान के अंदर बचत होने वाली है। हमने कहा कि आज तक जो हम 4 एम्प्लॉय रख रहे थे, बाकी आगे वाले साल से 3 एम्प्लॉय ही रखेंगे। तो एक एम्प्लॉय को जो महीना जो सालाना अपन 30,000 रुपये दे रहे हैं, वो 30,000 रुपये जो क्या हो जाएगी, हमारी बचत हो जाएगी। तो वो अपन क्या करेंगे, वापस इसमें और ऐड करेंगे कि भाई आने वाले साल के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो कैलकुलेट कर रहे हैं। भाई ये तो यहाँ तक का था, और उसके अलावा क्योंकि गुडविल हमें फ्यूचर पीरियड के लिए कैलकुलेट करनी है, क्योंकि गुडविल हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि आने वाले साल में आपको इतना प्रॉफिट कमा के देगा, तो उसके लिए अपने को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, फ्यूचर में होने वाले जो भी चेंजेज है उसको क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे। फिर उसके अलावा अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन इनकम और गेन है, तो उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। वहीं पर अगर आपके फ्यूचर के अंदर एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एक्सपेंस और लॉसेज है, तो उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। या फिर एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन इनकम और गेन्स है, तो उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये जो है वो तो सेम ही है वैसे, पर लिख देते हैं सेविंग इन। आगे वाले सालों में अगर मान लीजिए वो कह रहा है क्वेश्चन कि आगे वाले सालों में डेप्रिसिएशन कम लगेगा और प्रोविजन कम बनेगा, तो वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और अगर लेस एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन और प्रोविजंस, ये सब करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा भाई, ये 3-4 बुक के अंदर जो भी लिखे थे वो सारे के सारे एक साथ जो मिला के एक ही बार में जो लिख दिए, ताकि आपको फिर किसी पॉइंट के अंदर डाउट नहीं रहे। ये आपको क्या मिल जाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कि भाई फ्यूचर के अंदर हम कितना प्रॉफिट जो वो कमाएंगे। जब गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। यहाँ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट तक के कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। डेप्रिसिएशन और प्रोविजन ये सेम ही है। देखो, ये एक दो बुक के अंदर, कॉलेज वाली बुक में अलग से लिखा था, इस वजह से लिखा है। भाई अगर आगे वाले सालों के अंदर आपका एक्सपेंस बढ़ने वाला है, तो उस केस के अंदर आप क्या करते हैं, लेस करते हैं। अगर इंक्रीज होने वाला है, बस वही सेम कह रहा है ये यहाँ पर, कि अगर आपका इंक्रीज होने वाला डेप्रिसिएशन या प्रोविजन, कि इस साल हमने एक और कोई एसेट जो खरीद ली उसकी वजह से डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा लगेगा, तो वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। या फिर हमने कहा कि एक एसेट बेच दी, उस वजह से आने वाले साल में डेप्रिसिएशन कम लगेगा, तो वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नहीं, ये फ्यूचर के लिए, आज तक के लिए नहीं, कि भाई अब जब जिस दिन हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस दिन को हम एसेट बेच देंगे और इस वजह से आने वाले टाइम के अंदर जो ये फायदा होगा या ये नुकसान होगा। क्लियर? एवरेज प्रॉफिट तक हम कहाँ थे, पीछे वाले प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे थे, जो
आज तक कमाए थे ना, उनके बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर हम जो है वो इस एवरेज प्रॉफिट के आगे वाली जो कैलकुलेशन है वो किससे रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है। एक तो आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, एक जो है वो आप दूसरी चीज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड जो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऐसी कुछ स्पेसिफिक दे रखी है तो वो लेंगे, और अगर वो नहीं दे रखी है तो फिर अपन क्या करना पड़ेगा, बुक वैल्यू लेना पड़ेगा। बुक वैल्यू ऑफ असेट्स लिया और उसमें से क्या कर देंगे, सेटलमेंट, लाइबिलिटी कितने पे सेटल होगी, सेटलमेंट, और अगर सेटलमेंट नहीं दे रखी है तो बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी जो वो लेस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखने लायक है। असेट जब आप लिखेंगे तो उस असेट के अंदर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है उसे कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, असेट साइड में अगर कोई फिक्टिशियस एसेट दे रखी है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी, इस तरीके की कोई फिक्टिशियस एसेट्स दे रखी है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। और गुडविल की कैलकुलेट करते वक्त अगर वो गुडविल दे रखी है तो उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, इनको कंसिडर ना करना। समझ आ रही बात ये, इनको क्या करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसमें तो सोचना भी मत है ना कि गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हो और आप गुडविल पहले से बुक के अंदर लिखी और आप उसको भी क्या कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, या कोई फिक्टिशियस एसेट है। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को तो वैसे ही नहीं करना क्योंकि उसकी इनकम भी हटा चुके हैं। लाइबिलिटी जो है उसमें क्या होगा, सारी लाइबिलिटी जो वो लेस होगी, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख रखी है जैसे, तो क्या लेस होगी क्या, सोचना भी मत लेस करने का। ठीक है, और इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड या इक्विटी शेयर होल्डर से कुछ डिविडेंड भी दे रखा है ना, तो वो भी इसमें लाइबिलिटी में नहीं आएगा। इक्विटी, डिविडेंड और प्रेफरेंस डिविडेंड। शेड्यूल 3 जब पढ़ेंगे ना तो वहां पर उसको प्रेजेंटेशन के हिसाब से अलग चीजें हैं। समझ आ रही बात, वहां प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये डिविडेंड वगैरह जो हो सकता है उनको शेड्यूल 3 जो है वो लाइबिलिटी के रूप में शो करने को कहे, क्योंकि एक्चुअल में जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है वैसे ही आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि भाई आपको ये पैसा जो वो देना है। ठीक है, वो चीज़ अलग है, यहाँ पर चीज़ अलग है। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कर रहे हैं कि भाई ये पैसा कमाने के लिए हमने बिजनेस के अंदर पैसा कितना लगाया, तो हम क्या करेंगे, एसेट माइनस लाइबिलिटी करेंगे। यहाँ पर ये लाइबिलिटी के अंदर कवर होंगे क्या, नहीं होंगे, ये क्या होंगे, एक तरीके का रिजर्व का ही हिस्सा है। तो जब लाइबिलिटी करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या इक्विटी डिविडेंड या प्रेफरेंस डिविडेंड है, इनको लेस करने के बारे में सोचना भी मत। क्या यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिए। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब कि अपने बिजनेस के अलावा कहीं और इन्वेस्ट करना। जैसे हमारे पास पैसा आ गया और हमने क्या कर दिया, रिलायंस के शेयर खरीद लिए, तो वो क्या है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब हम हमारे बिजनेस के अलावा कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, अब एक क्वेश्चन आता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी लें, कैपिटल एम्प्लॉयड जो वो कौन सी ली जाए। ओपनिंग भी दे रखी है, क्लोजिंग भी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। सबसे पहली बात तो, पहली प्रायोरिटी तो क्वेश्चन
बोले। क्वेश्चन ने बोला क्लोजिंग कैपिटल जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट करो, बिल्कुल बहस करना नहीं, क्लोजिंग कैपिटल के हिसाब से कर लेना। क्वेश्चन कहेगा कि नहीं ओपनिंग कैपिटल के हिसाब से करो, ओपनिंग कैपिटल के हिसाब से कर लेना, बहस करने की जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, तो उस केस के अंदर पहली प्रायोरिटी जो है वो क्या रहेगी, सबसे पहले आप क्या करो, एवरेज कैपिटल जो है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो। अगर एवरेज कैपिटल कैलकुलेट हो जाती है तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, एवरेज कैपिटल जो है वो यूज करोगे। सर एवरेज कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 या क्लोजिंग माइनस 1/2 ऑफ द प्रॉफिट। ये कैसे कैलकुलेट करोगे एवरेज, कि भाई या तो आप करोगे कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, और या फिर आप क्या कर दो, क्लोजिंग कैपिटल जो भी है शुरुआत में कितनी होगी, तो हम यहाँ पर नॉर्मली इसके अंदर मानेंगे कि भाई इस साल जितना प्रॉफिट कमाए वो यूनिफॉर्म कमाया है। हम मानेंगे कि हर महीने बराबर कमाया, हर दिन बराबर कमाया, तो हम कहेंगे कि इस प्रॉफिट का आधा जो है वो लेस कर दो, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, बीच में पहुंच जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस 1/2 ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट। ठीक है। अब अगर क्लोजिंग ये एवरेज कैपिटल नहीं कर पाए कैलकुलेट, तो फिर उस केस के अंदर आपको क्लोजिंग कैपिटल इस्तेमाल करनी है। और अगर क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं दे रखी हो तो लास्ट जो है वो सबसे लास्ट में ओपनिंग कैपिटल का ऑप्शन ही बचता है। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। क्लियर है। उसके बाद में मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये क्या कहता है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, गुडविल इज इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है कि ये जो है वो गुडविल कितने सालों तक हमें फायदा देगी, जो कि क्वेश्चन देगा। अगर 5 साल तक फायदा देगी तो हम क्या कहेंगे, ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है 1,00,000 रुपए और ये 5 साल तक रहेगा, तो हम क्या करेंगे 1,00,000 इंटू 5 जो वो गुडविल कर देंगे। सबसे बेकार गुडविल का वैल्यूएशन कौन करता है, गुडविल का वैल्यूएशन जरूरत के हिसाब से होता है। जैसे पार्टनरशिप है तो नया पार्टनर आ रहा है तो कोई पुराना पार्टनर जा रहा है तो, या फिर बिजनेस सेल कर रहे हैं तो, या कंपनी के केस में बिजनेस सेल कर रहे हैं, अमालगमेशन कर रहे हैं, इस तरीके का कुछ भी होगा तो उस वक्त जो वो गुडविल कैलकुलेट करेंगे। वैसे उसके लिए वैल्यूएशन जो है ऑफिसर वगैरह होते हैं और उसके अंदर सर्टिफिकेट भी होता है और उनको अच्छा खासा पैकेज भी मिलता है और वो ये सारे काम करते हैं। इसने क्या कहा कि आप कितना कमा लोगे, हमने कहा कि 1,00,000 कमा लेंगे, तो उन्होंने कहा कि 1,00,000 इंटू 5, जस्ट 5 साल है, 5 साल तक फायदा मिलेगा, तो 1,00,000 इंटू 5, 5,00,000 रुपये। ठीक। दूसरा जो है वो आया, उसने कहा कि क्या ये रद्दी बातें कर रहे हो,
इसने कहा कि ये क्या बेकार बातें कर रहे हो। पूछा कि क्यों, तो उसने कहा कि पूरा 1 लाख रुपए जो है वो क्या आप गुडविल की वजह से ही कमा रहे हो? कुछ तो बिजनेस में पैसा भी तो लगाया है आपने, उस कारण भी तो कमा रहे हो। हमने कहा बात तो सही है, कि कितना पैसा लगाया? हमने कहा कि हमने 8 लाख रुपए लगाया। उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री में ना आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, कि इस इंडस्ट्री में कोई भी काम करता है तो नॉर्मली 10% तो कमा ही लेता है। तो ये क्या कहेगा कि आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो कि आप एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो। तो हमने कहा कि हम 1 लाख कमा रहे हैं, बाकी हमें कमाना चाहिए 8 लाख पे 10% के हिसाब से 80 हजार रुपये। तो ये क्या कहेगा कि आप जितना कमाना चाहिए उससे कितना ज़्यादा कमा रहे हो, 20 हजार। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये आपके गुडविल की वजह से कमाया गया प्रॉफिट है, और इस हिसाब से आप गुडविल कैलकुलेट करो, बाकी जो है वो मत करो। तो ये क्या कहेगा कि गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 या जो भी है 1 लाख। अगर आपको थोड़ा फास्ट लगे तो बोल दीजिएगा जहाँ डाउट आए वहाँ पर, क्योंकि ये अपन ने डिस्कस कर चुके हैं पार्टनरशिप में, इस वजह से इसको थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ना। इसके बाद में सुपर प्रॉफिट के बाद में एक और मेथड आया, कैपिटलाइजेशन मेथड। उसने कहा कि मैं इससे भी अच्छा तरीका जो वो बता दूँ। हमने पूछा कि कैसे, तो उसने कहा देखो आप ये पता करो गुडविल क्या है, रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। हमने कहा मतलब, तो उन्होंने कहा देखो आपकी इंडस्ट्री में कितना कमाते हैं, कितना कमाते हैं, 10% कमाते हैं, ठीक है। 10% कमाते हैं, आप कितना कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो। तो 1 लाख कमाने के लिए आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 100 रुपये अगर लगाओ तो 10 रुपये कमाओगे, ठीक है। तो 1 लाख रुपए कमाने के लिए आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो हमने कहा कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 × 100, तो कितना हो गया, 10 लाख। एक्चुअल में आप ये प्रॉफिट कितने में कमा रहे हो, हमने कहा कि सिर्फ 8 लाख लगा के। तो उन्होंने कहा कि 8 लाख तो आपने ये कैपिटल लगाई है, और 2 लाख की आपकी गुडविल जनरेट हो गई है। 2 लाख की आपकी क्या हो गई है, गुडविल जनरेट हो गई। तो ये क्या कहता है, कैसे कैलकुलेट करो, आपका जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इनटू, सॉरी, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉय। सही है ना, क्लियर है। तो ये क्या कहता है कि भाई आपकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए और उसमें एक्चुअल में कैपिटल है कितनी। अगर आप ये प्रॉफिट कमाने के लिए कितना पैसा लगा देना चाहिए था बिजनेस में, कि 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 1 लाख कमा रहे हैं तो 10 लाख लगा देने चाहिए, जबकि हमने कितने लगाए, 8 लाख। तो उन्होंने कहा कि 8 लाख तो आपने ये लगाए हैं, और उसके अलावा 2 लाख रुपए की आपको गुडविल हो गई है। उसके अलावा एक और मेथड आया जो कि क्या है, एन्युटी मेथड है। ये कोई जो है वो अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाली जो है वो क्लास पढ़ के गया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसको ताज़ा ताज़ा समझ आया। इसने कहा कि ये प्रॉफिट जो आप फ्यूचर के अंदर कमाओगे तो इसका सीधा मल्टीप्लाई मत करो, और गुडविल जो है क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट जो हो उसके हिसाब से करो, या फिर आप क्या कह सकते हो, सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ठीक है, एट NRR और फॉर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्योंकि ये फ्यूचर में होगा, इस वजह से इसको क्या करो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। क्लियर है। इसके अलावा एक दो मेथड और जो है वो है, जो कि कॉलेज वाली बुक में दे रखे हैं, उनके नाम दे रखे हैं। एक परचेज कंसिडरेशन मेथड, जो कि आप अमालगमेशन वगैरह में जो बात करते हो, परचेज कंसिडरेशन मेथड। ये परचेज कंसिडरेशन मेथड क्या कहता है कि आप जो एक्स्ट्रा दे रहे हो वो किसका दे रहे हो, गुडविल दे रहे हो। तो ये क्या कहता है, गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन, इसी प्रियंका चोपड़ा नहीं है, परचेज कंसिडरेशन है, माइनस नेट असेट एक्वायर्ड। ठीक है, ये अमालगमेशन वाला सेम ही तरीका है, भाई आप कितने के असेट ले रहे हो और उसके बदले में कितना पैसा दे रहे हो। एक और तरीका है जो कि
11th-12th वाली बुक के अंदर दे रखा है, बाकी तो कहीं नहीं दे रखा है। हिडन गुडविल वो भी पार्टनरशिप में दे रखा है। वो क्या है हिडन गुडविल वाला? ये क्या कहता है कि भाई जैसे पार्टनर ए है, इसने 1 लाख लगाए हैं, और पार्टनर बी जो है उसने 1 लाख लगाए हैं। पार्टनर सी को बुलाया और सी को जो है वो उसको कहा कि 1 लाख रुपीज़ लेके आओ, और तुम्हें जो हम क्या करेंगे 25% हिस्सा देंगे। तो अपन क्या करेंगे, इस न्यू पार्टनर के हिसाब से टोटल कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 1 लाख जो 25% के लिए है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 25% कैपिटल होनी कितनी चाहिए? ये होनी चाहिए 4 लाख। जबकि एक्चुअल में कैपिटल का पैसा है कितना? तीनों का मिला के कैपिटल का पैसा होगा कितना? 3 लाख का। मतलब ये क्या कर रहे हैं, -3 लाख। तो ये क्या करेंगे, 1 लाख रुपए ये क्या मान रहे हैं, गुडविल का मान रहे हैं। ये एक बार वापस देख लीजिए। ये क्या होता है, पार्टनरशिप वाले में लिखा है कि भाई जब नया पार्टनर आता है ना, तो कई बार क्वेश्चन बोलता नहीं है लेकिन हिडन गुडविल होती है। और वो कैसे होती है कि भाई नया पार्टनर आ रहा है और उसने जितनी कैपिटल लाई है उसके हिसाब से कितनी कैपिटल उसने जो कैपिटल लाई है और जो रेशियो उसे दिया गया है उसके हिसाब से पता करो कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए और उसमें से एक्चुअल कैपिटल कितनी है। तो बाकी वाला जो पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गुडविल को। जैसे कि ये दो पार्टनर थे ए और बी। सी ने कहा कि मेरे को भी जो एडमिट कर दो, उन्होंने कहा 1 लाख रुपए लिया, हम तुझे 25% हिस्सा दे देंगे। इसका मतलब क्या है, 25% हिस्सा दे रहा है, मतलब कि टोटल फर्म की गुडविल कैपिटल वो कितनी मान रहे हैं, 4 लाख। जबकि एक्चुअल में कैपिटल तीनों में मिला के कितनी है, 3 लाख। तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो है वो किसका मान रहे हैं, वो गुडविल का मान रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर इसको जो अपन नोट से देख लेते हैं, क्योंकि कुछ प्रोविजन और देखने पड़ेंगे कि भाई AS14 वाले गुडविल कब राइट ऑफ करते हैं, इंटरनली जनरेटेड गुडविल के बारे में क्या बात है, वगैरह वगैरह। वैसे इतना ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही पार्ट है। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। क्लियर है? तो ये तो हो गया वैल्यूशन, ये गुडविल वाला। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये सेम एज इट इज जो है शुरू में बात कर रहे थे उसमें, यहाँ तक में कोई चेंज नहीं है। सेम एग्जांपल ले रखे हैं। वही है, फेयर वैल्यू ऑफ करंट एसेट, रियलाइजेबल वैल्यू, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनको एसेट में ऐड नहीं करेंगे। फेयर वैल्यू और सेटलमेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, जिस प्रपोज इक्विटी डिविडेंड और प्रपोज प्रेफरेंस शेयर को लाइबिलिटी में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये शेयर होल्डर फंड के पार्ट है भाई। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को तो लाइबिलिटी में जोड़ने का सोचना भी मत। ये कैपिटल एम्प्लॉयड पहला जो है वो, अगर क्वेश्चन कुछ बोले तो क्वेश्चन की सुन लो, नहीं है तो फिर एवरेज कैपिटल, और एवरेज कैपिटल नहीं है तो फिर क्लोजिंग कैपिटल, नहीं तो ओपनिंग कैपिटल। और एवरेज कैपिटल जो है वो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हो, या फिर क्लोजिंग कैपिटल -1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। जो भी करेक्टेड प्रॉफिट होगा अपन कैलकुलेट करते हैं, अगर कुछ उसमें एरर है तो वो हटा के करेंगे। ये मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गए। और ये यहाँ से बात करते हैं। देखो, AS26 जो कि इनटेंजिबल एसेट के बारे में बात करता है, ठीक है। और पहले AS6 था जो डेप्रिसिएशन की बात करता था फिक्स एसेट के बारे में, जिसको अभी AS6 को हटा दिया गया है, जो कि अब AS10 का ही हिस्सा है। AS10 में ही जो डेप्रिसिएशन के प्रोविजन लिख दिए गए। और AS26 जो है पहले से ही उस एसेट को जो है उसके इनटेंजिबल एसेट के लिए डेप्रिसिएशन की जगह वर्ड यूज होता है अमोटाइजेशन। तो वो अमोटाइजेशन के जो रूल वगैरह है वो AS26 ही बताता है। लेकिन कुछ एस जो वो अपने खुद से ही बताते हैं। AS26 ने कहा कि भाई अगर आप परचेज करते हो ना गुडविल, तो उस केस के अंदर गुडविल को बुक में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, अगर आप खुद से बनाई है गुडविल, तो उस केस के अंदर वो इंटरनली जनरेटेड गुडविल असेट का रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया जो वो सेटिस्फाई नहीं करता है। हमने कहा कि रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया क्या, तो उन्होंने कहा कि असेट अगर
लिखनी है तो पहली चीज तो वो असेट होनी चाहिए, और दूसरी चीज उसका जो भी रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई होना चाहिए। हमने कहा कि कहना क्या चाह रहे हो, तो उन्होंने कहा कि 3-4 चीजें जो कि होनी चाहिए, तभी जो आप कोई भी असेट को अपनी बुक के अंदर लिख पाओगे। पहली चीज कंट्रोल होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो उसके इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम कहते हैं कि उसको असेट, ह्यूमन रिसोर्स को अपने बुक के अंदर एज एन असेट नहीं बता सकते, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो जब चाहे हमारी जॉब छोड़ के जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि गुडविल आपके कंट्रोल में हम मानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइडेंटिफाइबल भी मान लेते हैं कि भाई इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वैसे आइडेंटिफाई इसको नहीं कर सकते हो, क्योंकि आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक अलग से आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि भाई ये जो है वो गुडविल है। लेकिन फिर भी मान भी लेते हैं। लेकिन यहाँ जाके जो फेल हो जाएगा कॉस्ट मेजरेबल की, कॉस्ट तो इसकी इंटरनली जनरेटेड की कॉस्ट जो मेजरेबल है ही नहीं। अगर आपके समोसे की दुकान है और आपने बहुत साल तक जो अच्छे समोसे जो सेल किए तो आपकी गुडविल बनी है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें से जो डेली का मेरा 1-1 रुपया जो है समोसे में 1 रुपया में एक्स्ट्रा खर्च कर रहा था गुडविल जनरेट करने के लिए। तो गुडविल जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है उसकी कॉस्ट कभी भी मेजरेबल नहीं होती है, और इस वजह से इंटरनली जनरेटेड गुडविल को आप बुक के अंदर नहीं लिखोगे। अगर परचेज करते हैं तो उस केस के अंदर कॉस्ट मेजरेबल हो जाती है, भाई आपको पता है कितना पैसा लगा है, तो परचेज गुडविल है तो AS 26 कहता है लिखो, हमें कोई मना नहीं है। अगर आपने गुडविल किसी की खरीदी है, जैसे कोई वकील साहब थे और वो वकील साहब चले गए और अब आप उनकी जगह वकालत करना चाहते हो, और आपने उनके जो है घर वालों से 5 लाख रुपए देके उनकी गुडविल या उनका नाम जो वो खरीद लिया, तो उसे आप अपने बुक के अंदर लिखिए, कोई भी मना नहीं है, कॉस्ट मेजरेबल है, सब कुछ ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनली जनरेटेड गुडविल आप कह रहे हैं कि मैंने इतने साल जो बिजनेस किया और इस वजह से मेरा इतना नाम बन गया और मैं जो है वो इसको अपनी बुक के अंदर एज एन एसेट लिखना चाहता हूं, तो AS 26 मना कर देता है। क्या लिखा है? इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया। इसमें मेनली किसमें फेल होता है? कॉस्ट मेजरेबल के अंदर। मेनली एसेट लिखना है तो आपका कंट्रोल होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। आइडेंटिफाइबल वैसे AS 26 में लिखा है, AS 10 में तो आइडेंटिफाइबल ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि टेंजिबल एसेट तो वैसे ही आइडेंटिफाइबल होती है। कॉस्ट मेजरेबल होना चाहिए और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उसके जो भी है वो उस ऑर्गेनाइजेशन पे, जो ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि मैं उसे एज एन एसेट लिखना चाहता हूँ, उसको मिलना चाहिए। इसीलिए अपन फाइनेंशियल लीज वगैरह जो होती है ना, उसको AS 19 कहता है फाइनेंशियल लीज को आप अपने बुक के अंदर लिख सकते हो। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर यहाँ ओनर नहीं लिखा है कि भाई लीगल ओनर होना चाहिए, ऐसा नहीं है, कंट्रोल में है आपके, और उससे होने वाले फायदे, उस गाड़ी को चलाने का जो आनंद है, अगर वो आप ले पा रहे हैं और आगे भी आप ही ले पाएंगे, तो उस केस के अंदर आप क्या कहेंगे? उसे अपने बुक के अंदर एज एन एसेट लिख सकते हो, अगर वो एसेट आपके कंट्रोल में है। समझ आ रही बात? वहीं पर ऑपरेटिंग लीज होती है जिसमें अपन जैसे घर किराए पे लेते हैं, वहां पर इस तरीके का आपका कंट्रोल नहीं होता है, तो इस वजह से आप अपने बुक के अंदर एसेट नहीं लिख सकते। समझ आ रही है ना बात? जहाँ डाउट आए वहाँ रोकवा दीजिएगा। तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल की कॉस्ट मेजरेबल नहीं होती, इस वजह से उसको लिखने की जरूरत, लिख नहीं सकते, जरूरत नहीं, लिख नहीं सकते ना, रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता। अब इन्होंने कहा कि जो गुडविल आप लिखी है, चाहे परचेज की है, चाहे कोई भी गुडविल पर जो भी है, जैसे गुडविल कहाँ कहाँ आ सकती है? अमालगमेशन वगैरह के केस में आ सकती है। तो उन्होंने कहा कि अगर अमालगमेशन वगैरह का तो AS 14 जो वो अलग से बात करेगा, बाकी नॉर्मली जो भी आपने परचेज की है गुडविल, उस बारे में मेरी बात सुन लो। इंटरनली जनरेटेड तो लिखना नहीं, और परचेज गुडविल अगर आपने बुक के अंदर लिखी है ना, तो AS 26 ने कहा कि इनटेंजिबल एसेट को यूजफुल लाइफ में अमोटाइज करें, जो कि जनरली 10 साल से कम हो। इन्होंने कहा कि 10 साल से कम जो है वो इसकी यूजफुल लाइफ अपन मानेंगे। तो इसका मतलब क्या है? जो आपने परचेज गुडविल है वो कितने साल में राइट ऑफ करनी है? 10 साल के अंदर राइट ऑफ करनी है, जब तक कोई और एविडेंस यूजफुल लाइफ का 10 साल से ज्यादा के अवेलेबल ना हो। ये मैंने गलत लिख दिया ना, इंटेंजिबल एसेट को यूजफुल लाइफ में अमोटाइज करेंगे जो कि जनरली 10 साल से कम हो। ये यहाँ पर ना लिख दीजिएगा ना, या मैं लिख के अपडेट कर दूंगा। अच्छा, ये मैंने यहाँ क्रक्स लिखा है। तो क्रक्स क्या है? जनरली अगर क्या करना है आपको, 10 साल के अंदर जो है वो राइट ऑफ करना है। जनरली जो भी आपकी परचेज गुडविल है उसको आपको 10 साल के अंदर राइट ऑफ करना है।
यहाँ डेप्रिसिएशन की जगह अपन अमोर्टाइज वर्ड जो वो यूज करें, तो उन्होंने कहा कि 10 साल के अंदर राइट ऑफ कर दीजिएगा। अगर आप 10 साल से ज़्यादा जो उसकी यूजफुल लाइफ मान रहे हैं, अगर 10 साल से ज़्यादा यूजफुल लाइफ है और उसके एविडेंस है, तभी 10 साल से ज़्यादा पीरियड के अंदर जो अमोर्टाइज करोगे, अदरवाइज आपको 10 साल के अंदर राइट ऑफ कर देना है। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये क्लियर है? ठीक है। इसके बाद में AS14 जो है वो क्या कहता है, अमालगमेशन के अंदर परचेज मेथड बढ़ने वाली जो गुडविल है उसको अमोर्टाइज ओवर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर अनलेस समवॉट लॉन्गर पीरियड कैन बी जस्टिफाइड, कि 5 साल के अंदर राइट ऑफ कर दो। अगर 5 साल से ज्यादा में आप जस्टिफाई कर सकते हो भाई इसका फायदा मुझे 5 से ज्यादा सालों के लिए मिलेगा, तो उसके इसके अंदर 5 से ज्यादा साल के लिए जो है वो उसमें राइट ऑफ करो। अदरवाइज इन जनरल आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे कि अमालगमेशन के अंदर परचेज मेथड के अंदर जो है वो जो बनती है गुडविल उसको कितने साल में राइट ऑफ करना है, तो आपको क्या कहना है, 5 साल। अगर ऑप्शन ए लिखा है कि 5 साल, ऑप्शन बी के अंदर लिखा कि जितनी यूजफुल लाइफ जितने का एविडेंस जो अवेलेबल है चाहे वो 5 साल से ज्यादा है, तो उस केस के अंदर बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 5 साल उन्होंने कहा 5 साल में राइट ऑफ करना है, लेकिन अगर आपकी यूजफुल लाइफ उससे ज्यादा है और आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं भाई नहीं मेरी ये जो गुडविल है ये 10 साल चलेगी, तो आप 10 साल में राइट ऑफ कर सकते हैं। कंसोलिडेशन वाली जो है उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है ऐसा, उसके बारे में कुछ भी जो है वो ऐसा प्रोविजन नहीं दे रखा है। क्लियर है भाई यहाँ तक की बात? तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है। क्या चीज? कि भाई नॉर्मली गुडविल को 10 साल में राइट ऑफ करना है। अगर 10 साल से ज्यादा का एविडेंस अवेलेबल है आपके पास तो उतनी यूजफुल लाइफ में कीजिए। अमालगमेशन वाली 5 साल के अंदर, और अगर 5 साल से ज्यादा जो है उसके एविडेंस अवेलेबल है यूजफुल लाइफ के, तो उससे ज्यादा वाले पीरियड के अंदर कीजिए। ठीक है। उसके बाद में है गुडविल जो है वो अलग अलग टर्म में पढ़ा जाता है। ये वैसे लिखा था कि कॉलेज की बुक वाली एक बुक के अंदर लिखा था, तो मैंने कहा कि इसको भी साथ में ले ही लेते हैं। लीगल कॉन्सेप्ट के हिसाब से गुडविल किसे कहते हैं, मतलब लॉ की लैंग्वेज में जब भी कहीं पे कानून के अंदर केस वगैरह चलता है तो वहां पर गुडविल किसके लिए यूज किया जाता है? गुडविल इज द पॉसिबिलिटी दैट कस्टमर विल रिटर्न टू ओल्ड स्टैंड लिमिटेड ओनली टू कस्टमर गुडविल। ये कहते हैं कि भाई जो कस्टमर आपके पुराने जो आपकी जो भी दुकान है जिस पे वापस आ रहे हैं वो क्या है, गुडविल है। अगर आपको छोड़ के नहीं जा रहे तो इसका मतलब क्या है, वो गुडविल है। कल को आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए और साल 2 साल बाद जो है वो आप एकदम शिथिलता भरे जीवन से जो परेशान हो गए, आपने कहा कि नहीं यार अब तो ये तो मजा ही नहीं आ रहा, कुछ थ्रिल ही नहीं आ रहा जीवन के अंदर, और आपने कहा कि अब जो अपन आईएएस की तैयारी करेंगे, और उस केस के अंदर आप सबसे पहले अगर आप हमें अप्रोच करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो हमारी लीगल कॉन्सेप्ट के हिसाब से गुडविल है। समझ आ रही है बात? दूसरा है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हाउ मच अमाउंट दैट गुडविल विल रियलाइज इन फ्यूचर, ये गुडविल जो आने वाले समय में आपको कितना अमाउंट जो वो रियलाइज करवाने में मदद करवाएगी, वो क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से गुडविल। और अकाउंटिंग के हिसाब से कि भाई जो नॉर्मली अर्निंग कैपेसिटी उससे आप कितना एक्स्ट्रा कमा पाओगे, वो क्या है, आपकी गुडविल है। तो तीनों के हिसाब से अलग अलग समझ लीजिए। लीगल कॉन्सेप्ट के अंदर क्या कहा जाता है कि भाई कस्टमर आपके पास वापस कितने आ रहे हैं, ये आपकी क्या है, गुडविल है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये एसेट आपको फ्यूचर के अंदर कितना पैसा रियलाइज करवाएगी, वो क्या इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से गुडविल है। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से गुडविल कौन सी है, कि आप नॉर्मल प्रॉफिट से कितना एक्स्ट्रा कमा पाएंगे, वो आपकी क्या है, गुडविल है। क्या ये बात समझ आई? यहाँ तक में कोई डाउट है या क्लियर है? इसके बाद में है
टाइप्स ऑफ गुडविल। ये जो है पहली बात, डॉग गुडविल जानते हैं अपन। डॉग जो है वो क्या होता है, मालिक का वफादार होता है। ऐसी गुडविल जो क्या है, कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट चेंज होगा तो उसके इसके अंदर वो गुडविल भी जो है वो चली जाएगी। अगर मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट जो है वो जहाँ है वहाँ उसकी गुडविल है, तो वो गुडविल कौन सी कहलाएगी, डॉग गुडविल कहलाएगी, जिसे अपन क्या कहते हैं, पर्सनल गुडविल भी कहते हैं। अटैच टू द पर्सन कंडक्टिंग द बिजनेस। आप जो है वो देखते होंगे जैसे पान वाले की दुकान वगैरह में क्या होता है, पर्टिकुलर पान वाला कोई आदमी होता है, उसकी वजह से जो गुडविल बनती है। या फिर जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप देखते हो ये जो है वो गुडविल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके इसके अंदर क्या होता है, जैसे फैकल्टीज से रिलेटेड है। अगर फैकल्टीज गई तो जैसे एक पर्टिकुलर XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट और उसके अंदर एक फैकल्टी है और वो चेंज हुई और उसके साथ साथ स्टूडेंट जो वो चेंज हो गए, तो वो क्या है, तो गुडविल के अंदर आएगा या पर्सनल गुडविल के अंदर आएगा। तो ये जो है किससे रिलेटेड होती है, जो बिजनेस कंडक्ट कर रहा है उससे रिलेटेड जो वो रहेगी। कैट गुडविल जो है, कैट अपन जानते हैं कि भाई वो जो है पर्टिकुलर घर से रिलेटेड होती है, मालिक से रिलेटेड नहीं होती। तो ये क्या होगी, पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड होगी। इसमें मैनेजमेंट कौन आए और मैनेजमेंट कौन जाए उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और सबसे ध्यान रखिएगा, सबसे बेस्ट जो गुडविल है वो कैट गुडविल है। रीजन क्या है कि इसमें मैनेजमेंट के आने जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बिजनेस या उस ब्रांड से रिलेटेड है। तो हर बिजनेस चाहेगा कि उसकी जो गुडविल बने वो कौन सी गुडविल बने, कैट गुडविल बने। इसे बेस्ट जो है कंसीडर किया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी रेट गुडविल, जैसे पॉजिटिव गुडविल भी कहा जाता है, या फिर जैसे ये वर्ड जो वो भागने वाला तो उसके लिए किया जाता है। कैजुअल इन बिहेवियर, नॉट अटैच टू पर्सन नॉर द प्लेस। ये जहाँ मिलते हैं वहां से खरीद लेते हैं, इनको ऐसा कोई किसी से खास लगाव है नहीं। और उसके अलावा लास्ट जो है वो रैबिट गुडविल। रैबिट गुडविल जो वो क्या होता है, ये ऐसे लोग हैं या ऐसे कस्टमर है जो क्या है, जो उनके नजदीक है उनसे खरीदेंगे। तो ये क्या है, more concerned about the nearness of the place as in it would be difficult to go somewhere for away। ये कहता है कि कौन दूर जाएगा कौन करेगा, इससे अच्छा है जो नज़दीक है उससे। आप देखते होंगे जैसे कोई बहुत बड़ी सोसाइटी और उस सोसाइटी के पास जो है दुकान वाला है, तो उस दुकान वाले की जो गुडविल बनेगी वो कौन सी बनेगी, ये वाली रैबिट गुडविल। रीजन क्या है कि राशन पानी लेने के लिए कौन दूर जाएगा, उससे अच्छा है कि अपन यहीं से खरीद लेते। तो उसकी जो गुडविल बनेगी वो कौन सी बनेगी, रैबिट गुडविल बनेगी। समझ आ रही बात? अब बताइए भाई, इसके अंदर और कोई डाउट है? रैबिट गुडविल, रैबिट का मतलब क्या है भाई? रैबिट जो है वो, रैबिट मतलब खरगोश। खरगोश जो है उससे याद रखिएगा, खरगोश जिस खेत के अंदर उससे, जो उसके नज़दीक खेत है ना, वो वहीं पर जाएगा और वहां से वो अपने जो भी चीज़ें खाने की वो खा के निकल लेगा। समझ आ रही बात? तो ये जो है ये गुडविल कैसी है, ये ऐसी गुडविल है जो उसके नियरनेस होने के कारण, वो उस जगह का नज़दीक होने के कारण उसकी गुडविल बनी। जैसे एक बहुत बड़ी सोसाइटी जिसके अंदर 100 फ्लैट बन रखे हैं, उस फ्लैट के जस्ट बाहर की साइड के अंदर किसी ने किराने की दुकान खोल रखी है। अब उस आदमी का व्यवहार या उस जो है पर्टिकुलर प्लेस से कनेक्टेड नहीं है, ये सारे के सारे वहां आ रहे हैं, मल्टी वाले वहां क्यों खरीदने आ रहे हैं, क्योंकि वो नजदीक है। समझ आ रही बात? वो दुकान उसके नजदीक है, इस वजह से वहां पर जा रहे हैं। अगर मान लीजिए वो 100 मीटर दूर है और कोई कल को दुकान 50 मीटर दूर जो वो बना दे, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएंगे, ये कस्टमर उसके पास जाना शुरू कर देंगे। तो ऐसी जो गुडविल है वो क्या है, रेबिट गुडविल है। एक होता है जैसे कैट गुडविल है। कैट गुडविल जो पर्टिकुलर बिजनेस से है, ब्रांड से है कि भाई कैसा भी हो खरीदेंगे तो एप्पल ही खरीदेंगे, तो नहीं खरीदेंगे। तो ये कैसी है, कैट गुडविल है। ठीक है। या फिर वो टेस्ला वाला, उसका क्या नाम है, टेस्ला वाले का मालिक का नाम जो है, वो पागल आदमी है, उसको क्या कहते हैं यार, भूल गया मैं नाम। तो उस पर्टिकुलर जैसे आदमी से कोई रिलेटेड गुडविल है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी डॉग गुडविल हो जाएगी। और
कोई ऐसा है जो जिसका कोई ऐसे कस्टमर है जिनका कोई भरोसा नहीं है, कहीं पे भी आ सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, उनकी वजह से जो गुडविल बनती है वो आपकी रेड गुडविल। और कोई डाउट हो तो बताइए भाई। हाँ, एलोन मस्क, एलोन मस्क भाई। जैसे अपने यहाँ पर जो है टाटा कंपनी में काफ़ी जो है वो गुडविल रतन टाटा से जुड़ी हुई भी थी, तो वो भी एक तरीके से डॉग गुडविल के अंदर आएगी। फिर टाटा का ब्रांड हो गया तो वो केस में बन गई, कैट गुडविल में बन गई। ठीक है, इसको आप पर्टिकुलर अमाउंट के हिसाब से बाइफरगेट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन जिस तरीके से देगा उस हिसाब से ध्यान रखना है कि अगर पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड है तो वो कैट गुडविल है, पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से पर्सन से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड है डॉग गुडविल है, सिर्फ नियरनेस के कारण बन रही है गुडविल तो वो आपकी रैबिट गुडविल है, और जो कैजुअल बिहेवियर की वजह से जिसका कोई अता पता नहीं है वो आपकी जो है वो रेड गुडविल है। ठीक है भाई, और कोई डाउट हो तो बताइए। किसी ने कोई पाल रखा है जानवर इनमें से? कैट, डॉग, रैट, रैबिट, गुडविल हो गई। क्लियर है? तो मैं इसके नोट्स जो वो अभी अपडेट कर देता हूँ थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में ही कर दूंगा अपडेट, है ना। वो एक जो है वो एक ही करेक्शन है वो करके अपडेट कर देता हूँ। क्लियर है भाई? तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और कोई डाउट आए तो भेजते रहिएगा। क्लियर है? कंप्लीट करें? बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।